मिलनसार जिठानी। अग्रवाल परिवार में आज एक और रिश्ता जुड़ने जा रहा था और वो था शीला के छोटे बेटे अनुज का रिश्ता, जिसके लिए सारा परिवार लड़के वालों के घर आया हुआ है। जी, हमें तो आपकी काजल बहुत पसंद आई है। हमें ये रिश्ता पसंद है। हमें भी अनुज पसंद आया है। हमारी तरफ से भी इस रिश्ते के लिए हाँ है। तो चलिए फिर इसी बात पर मुंह मीठा करते हैं सब। आइए आइए आंटी जी, आप भी मुंह मीठा करिए। आइए अंकल जी, सबको बधाई हो। आपको भी बधाई हो। काजल, अनुज, जाओ सबके पैर छू लो और सबके साथ फोटो खिंचवाओ। अरे चलो भी, शर्माओ मत। मैं सबके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे आंटी जी चलिए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। आइए आइए, साथ में काम करेंगे तो आपका भी काम आसान हो जाएगा। जी बेटा, आप लड़के वाले हैं, आप कैसे काम कर सकते हैं। अरे क्या आप भी आंटी जी, ये लड़के वाले लड़की वाले क्या होता है। हम भी काजल की तरह आपकी बेटी ही है ना। प्लीज़ ये सब मत बोलिए ना आप। आपको देखकर लगता ही नहीं कि आप हमसे पहली बार मिल रही हैं। आपका स्वभाव तो बड़ा ही मिलनसार है सच में। हम तो ऐसे ही आंटी जी, सबके साथ घुल मिल जाते हैं बस। चलिए चलिए, हम आपकी मदद कर देते हैं। जी आइए चलिए। अग्रवाल परिवार में खुशियों की लहरें जैसे बह सी रही थी और अनुज और काजल की शादी के बाद तो वो खुशियाँ दुगनी सी हो गई। अरे शीला, अब तो तेरी सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। दोनों बहुएं जो आ गई घर में। हाँ जी, सच कहा। अब तो मैं तीरथ पे चली जाऊंगी। अब मुझे घर की कोई चिंता नहीं है। नहीं नहीं माँ जी, आप क्यों हमें छोड़कर जाएंगी। मेरा तो आपके बिना मन ही नहीं लगता। अब तो हम तीनों मिलकर खूब मज़े करेंगे, खूब बातें करेंगे। क्यों दिव्या, हमें भूल गई क्या। अरे बुआ जी, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। आप तो मेरी फेवरेट है, सबसे इतनी प्यारी सी हैं। इसीलिए तो स्पेशली आपके लिए मैंने ये खीर छुपा के रखी थी, देखिए। अरे वाह, तुझे याद था। मुझे खीर पसंद है, मेरी प्यारी बहू। हाँ हाँ, सारा प्यार तो बड़ी बहू को बस बुआ जी पर ही आ रहा है। मामी जी पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, बोलो तो। अरे ऐसे कैसे मामी जी, मैं आपको बिल्कुल नहीं भूली। ये देखिए, आपके लिए पीली वाली साड़ी, आपने कहा था ना आपको पसंद है, मैंने आपके लिए पहले से मंगवा के रखी थी। अरे मुझे तो पहले से पता था। हमारी दिव्या सबसे प्यार करती है, सबके साथ घुल मिल जाती है। देख ले काजल बहू, तुझे भी तेरी जिठानी की तरह सबका दिल जीतना होगा। हाँ हाँ, वो तो देखेंगे, लेकिन अभी तो नई बहू कुछ बोल ही नहीं रही, ना ही हमसे बात कर रही है। अरे बुआ जी, अभी आप ही ने तो कहा था नई दुल्हन है, फिर कैसे बात करेगी। धीरे धीरे सबसे घुल मिल जाएगी ये भी। हाँ बिल्कुल सही कह रही है बड़ी बहू। लेकिन हमारी दिव्या तो पहले दिन से ही सबके साथ घुल मिल गई थी। याद है कैसे सारे बच्चे तक नई मामी कह के पीछे पड़ जाते थे इसके। बुआ जी ये लीजिए एक और खीर का कटोरा, खाइए खाइए। काजल के ऊपर प्रेशर इस बात का था कि दिव्या की तरह वो सबके साथ मिलनसार नहीं थी, लेकिन उसके लिए उसे हर बात पर जज किया जा रहा था। अरे काजल, नीचे चलो, मेरे कुछ दोस्त आए तुमसे मिलने के लिए। हाँ जी चलिए। ये सारे मेरे पुराने दोस्त हैं। जी, मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। देखो तो सही, वो आपके बारे में मुझे क्या क्या बताते हैं। चलो, ये देखो सब नीचे ही बैठे हैं। अरे आओ आओ, बैठो बैठो, आ जाओ। अरे अनुज, तेरी भाभी तो बड़ी स्वीट है, मेरी तो उनके साथ बड़ी पट गई। अरे भाभी की तो सबके साथ पटती है, वो सबके साथ हिल मिल जाती है। आपको पता है दिव्या भाभी, आप बिल्कुल ना मेरी बड़ी बहन जैसे बात करते हो। हाँ तो मुझे अपनी बड़ी बहन समझ लो, इसमें क्या हुआ। सच में, हम किसी के घर जाते हैं ना तो बहुत अजीब सा फील होता है, लेकिन यहाँ तो आपने हमारी सारी दिक्कत ही दूर कर दी। आप सब बैठो, काजल से बात करो, मैं आप सबके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे भाभी आप बैठिए ना, हमें नाश्ता नहीं चाहिए। सच में आप बैठिए, हमसे बात करिए। अरे ऐसे कैसे, आप सब बैठो, काजल से बात करो, मैं अब भी आती हूँ। अरे भाभी सब इतना कह रहे हैं तो बैठ जाइए ना, नाश्ता काजल ले आएगी। काजल तुम ले आओ नाश्ता। काजल का मन खराब हो गया इस बात से कि उसके पति के दोस्तों के सामने भी दिव्या खुद बात करने बैठ गई थी, जबकि काजल को किसी ने नोटिस तक नहीं किया। पर यह पहली बार नहीं था, क्योंकि दिव्या की वजह से हमेशा ही काजल को सब लोग इग्नोर ही करते थे। क्या हुआ, कब से देख रहा हूँ, चुपचाप हो, कोई बात है क्या। बातें तो बस आपकी भाभी ही करती है ना, मुझे बात करने का मौका कहाँ मिल पाता है। अरे ऐसे क्यों बात कर रही हो। जब से मैं इस घर में आई हूँ
तब से दिव्या भाभी हर रिश्तेदार के सामने, पड़ोसियों के सामने, आपके दोस्तों के सामने खुद को इतना मिलनसार दिखाती हैं कि मुझे कभी बात करने का मौका ही नहीं मिलता और सब लोगों को लगता है कि मैं दूसरों से हिल मिल नहीं पाती। नहीं नहीं काजल, ऐसा नहीं है, कोई तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचता, सच में। आपको क्या पता, जिस पर बीत रही होती है उसे पता होता है। काजल की नाराज़गी अब दिव्या के प्रति दिखने भी लगी थी। अब वो दिव्या से पहले की तरह बात नहीं करती थी, ना ही उसकी बात सुनती थी। काजल, आज टमाटर की चटनी बना दे क्या? तुम्हें बहुत पसंद है ना? आपकी मर्ज़ी। मैं सोच रही थी आज हम दोनों मार्केट चलते हैं, फिर काम ख़त्म करके दोनों मज़ा करेंगे, शॉपिंग करेंगे। नहीं, मेरा मन नहीं है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, चलो, वैसे भी खाना बन गया है तो तुम, मैं और माँ जी साथ में खाना खा लेते हैं। नहीं, मैं अपने कमरे में जाकर खाना खाऊंगी। काजल का बर्ताव दिव्या को समझ में नहीं आ रहा था। वो कोशिश कर रही थी कि उसका मूड अच्छा हो जाए, लेकिन काजल तो अब उससे बात करना भी नहीं चाहती थी। ये लो तुम दोनों के लिए साड़ी, जिसे जो पसंद हो वो ले लेना, ठीक है? काजल, तुम्हें जो पसंद है तुम ले लो, आओ। नहीं, आपको जो चाहिए ले लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे क्या हुआ, तुम दिव्या से ऐसे क्यों बात कर रही हो? नहीं माँ जी, मैं क्यों दिव्या भाभी को कुछ कहने लगी? वैसे भी कहने का बोलने का काम तो उनका ही है। वो इतनी मिलनसार जो हैं, मुझे कहाँ बोलना आता है ठीक से। काजल, तुम्हें मेरी किसी बात का बुरा लगा है क्या? आप तो ऐसे बन रही हैं जैसे कि आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या किया है। इस घर में जिसे देखो दिव्या ऐसे बात करती है, दिव्या बहुत जल्दी हिल मिल जाती है। यहाँ तक कि मेरे पति के दोस्त भी आपकी तारीफ कर रहे थे। आप जानबूझकर सबके सामने मुझे नीचा दिखाती हैं, जिससे सबको यही लगे कि आप बड़ी मिलनसार हैं और मैं किसी से बात नहीं करती। काजल, तुम्हें सच में ऐसा लगता है? हाँ, इसीलिए मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझसे दूर रहिए। ठीक है। काजल के इतना कुछ कहने पर भी दिव्या उसका कोई जवाब नहीं देती, बस वहाँ से चली जाती है। देखा माँ जी, बिना कुछ कहे चली गई, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं सच कह रही हूँ। काजल बहू, उसने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि वो तुमसे लड़ना नहीं चाहती। तुम्हें क्या लगता है वो ये सब जानबूझकर करती है? तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे आने से पहले वो कितनी खुश थी कि अब मेरी देवरानी आएगी तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, साथ में खाना खाएंगे, घूमने जाएंगे। उसका स्वभाव पहले से ही मिलनसार रहा है। वो सबके साथ ऐसा ही बर्ताव करती है, सबसे प्यार करती है। वो तुम्हें नीचा क्यों दिखाएगी? उस दिन भी बुआ जी तुम्हें कुछ ना कह दे, इसलिए उसने उन दोनों को खीर और साड़ी में उलझाए रखा था, जिससे उनका ध्यान तुमसे हट जाए। और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें नीचा दिखा रही है? आप सही कह रही हैं माँ जी। मुझे शायद दिक्कत उनसे नहीं, खुद से थी, क्योंकि मैं उनकी तरह सबसे हिल मिल नहीं जाती हूँ जल्दी से। लेकिन ये देखिए ना, मैंने भाभी को इतना सब कुछ कह दिया फिर। अरे कोई बात नहीं, मैं उसे जानती हूँ। उसने तुम्हारी बात का बुरा नहीं माना होगा। जाओ, उसके पास जाकर माफ़ी मांग लो। जी माँ जी, मैं अभी जाती हूँ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं काजल, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है, मेरी भी है। मुझे भी समझना चाहिए कि तुम इस घर में नई नहीं हो, तुम्हें सबके साथ मिलने जुलने का मौका देना चाहिए। लेकिन क्या करूँ, मेरा मिलनसार स्वभाव बीच में आ जाता है। कोई बात नहीं भाभी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि आप कैसे हैं, और मैं खुशी से कह सकती हूँ कि मेरी जेठानी मिलनसार है। और दोनों गले लग जाती हैं। हाय कितनी प्यारी है मेरी दोनों बहुएं। अरे रुको रुको, मैं भी आती हूँ। राशि एक पढ़ी लिखी लड़की थी। यहाँ तक कि राशि जब बीकॉम कर रही थी तो उसने अपने पूरे कॉलेज में टॉप किया था। पर इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी राशि ने कोई नौकरी नहीं की, और पढ़ाई पूरी होते ही उसके माता पिता ने एक बहुत ही अच्छे घर में उसकी शादी करा दी। राशि की सास रूपल एक डॉक्टर थी और राशि का पति अमित आर्मी ऑफिसर। राशि की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे और एक रात अचानक अमित बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार होने लगता है। आप फिर से बॉर्डर पर जा रहे हैं? हाँ। पर आपने तो इस बार 1 महीने की छुट्टी ली थी ना, फिर इतनी जल्दी? राशि, मुझे माफ़ करना, पर तुम तो जानती हो ना, मेरे लिए अपने परिवार से बढ़कर अपना देश है। और आज सुबह ही चिट्ठी आई है और सभी आर्मी ऑफिसर की छुट्टी कैंसिल कर दी है, इसलिए मुझे भी जाना पड़ रहा है। बेचारी राशि करती भी तो क्या, वो कुछ नहीं कहती और अमित को जाने देती है। अमित के जाने के बाद घर में राशि अपनी सास रूपल के साथ अकेली हो जाती है। ऐसे ही एक दिन जब राशि अकेले अपने कमरे में बैठी बोर हो रही थी, तभी वहाँ रूपल आ जाती है और राशि को अकेला बैठा देख उससे कहती है, राशि बेटा, तुम अपने कमरे में बैठी हुई हो?
आप हॉस्पिटल से आ गई माँ जी? हाँ, पर तुम्हें क्या हुआ? दरवाज़ा भी खुला था। मैंने पूरे घर में तुम्हें देखा, तुम कहीं नजर नहीं आई। और जब मैं तुम्हारे कमरे में आई तो तुम ऐसे अकेले बैठी हो, न जाने किस सोच में। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ जी, बस अकेले पूरे दिन घर में बोर हो जाती हूँ। आप हॉस्पिटल चली जाती हैं और अमित जी घर पर नहीं है, बस इसलिए सोचा कि थोड़ी देर कमरे में बैठकर आराम कर लूँ। अच्छा माँ जी, आप हाथ मुँह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। अब दोनों सास बहू एक साथ खाना खाती हैं। राशि की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। राशि की खुशियों को 4 चांद तो तब लगते हैं जब उसका पति 2 महीने की छुट्टी लेकर घर आता है। और इसी बीच राशि के घर एक इनविटेशन कार्ड आता है। माँ जी, ये किसी का आज सुबह इनविटेशन कार्ड आया था, शायद आपकी कोई फ्रेंड है। अरे ये तो मेरी बचपन की सहेली गायत्री का कार्ड है। अरे गायत्री की बेटी की शादी है। बहू, सारी तैयारी करके रख लेना, क्योंकि बहुत जल्द हम सबको गायत्री के घर जाना होगा। और अगर हम गायत्री की बेटी की शादी में नहीं गए ना, तो वो यहाँ आ जाएगी और पूरा घर सर पर उठा लेगी। अब क्या था, रूपल के कहते ही राशि सारी शॉपिंग कर लेती है और शादी वाले दिन रूपल अपने बेटे बहू के साथ शादी में जाती है, जहाँ रूपल अपनी सभी सहेलियों से राशि को मिलवाती है। कुछ देर बाद गायत्री रूपल से कहती है, रूपल, तू एक डॉक्टर है, तेरा बेटा एक आर्मी ऑफिसर, पर तेरी बहू क्या है? तूने अपनी बहू का स्टेटस तो बताया ही नहीं कि तेरी बहू क्या करती है। मेरी बहू एक हाउसवाइफ है, पर सच कहूँ वो अपने कॉलेज की टॉपर रही है, पूरे कॉलेज में टॉप किया था। अब जैसे ही गायत्री को राशि का स्टेटस पता चलता है, वो हंसने लगती है और राशि का मजाक बनाते हुए रूपल के कान भरती है। रूपल, तूने ऐसा क्या देखा इस लड़की में जो अपने बेटे की शादी इससे करा दी? यार, कम से कम अपने स्टेटस के बारे में तो सोच लेती। कहाँ तू डॉक्टर, तेरा बेटा एक आर्मी ऑफिसर और तेरी बहू कुछ भी नहीं। अपने बारे में ना सही, कम से कम अपने बेटे को तो देख लेती। गायत्री तो कहना क्या चाहती है, मैं कुछ समझी नहीं। रूपल, तेरा बेटा एक आर्मी ऑफिसर है और तू एक डॉक्टर। सोच, जब तेरा बेटा तेरी बहू के साथ बाहर जाता होगा तो उसे कितना गंदा लगता होगा, लोगों से राशि को मिलवाते हुए। तूने तो उस बेचारे को फंसा दिया। एक बार उसकी तरफ देख, बेचारा कैसे उदास है। वो तो कुछ बोल भी नहीं सकता। वो शादी करके पछता रहा है और इन सब की जिम्मेदार तू है। गायत्री की ऐसी बातें सुनकर अब रूपाली के भी दिमाग में ये बात घर कर जाती है। कुछ देर बाद पार्टी अटेंड करके रूपल अपने बहू बेटे के साथ घर आती है, लेकिन इस बार रूपल का व्यवहार कुछ अजीब सा था। ये देखकर राशि को अच्छा नहीं लगता और राशि अमित से कहती है, अमित जी, माँ जी जब से पार्टी से आई हैं तब से उनका व्यवहार कुछ बदला बदला सा है। राशि, तुम बेकार ही कुछ ज़्यादा सोच रही हो। तुम जानती हो ना, माँ एक डॉक्टर है। माँ को वैसे भी टाइम नहीं मिलता, शायद बहुत ज़्यादा थक गई होंगी, इसलिए अब ज़्यादा मत सोचो और सो जाओ। वैसे भी रात काफ़ी हो गई है। राशि अमित की बात मान जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन रूपल का व्यवहार धीरे धीरे राशि के प्रति बहुत रूढ़ होता जाता है। अब रूपाली राशि से बात करना कम कर देती है और जब भी बात करती तो उस पर नाराज़ हो जाया करती, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती। रूपल का ये बदला मिजाज देखकर राशि को बहुत बुरा लगता है। एक दिन राशि रूपल से कहती है, माँ जी, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या, जो आप मुझसे इतनी खफा खफा रहने लगी हैं? राशि बहू, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो तुम्हारे साथ बैठकर गप्पे लड़ा सकूं। मैं तुम्हारी तरह पूरा दिन घर में खाली नहीं बैठी रहती। अब मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे हॉस्पिटल जाना है। रूपल की ये बात सुनकर राशि की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन राशि किसी से कुछ नहीं कहती। अब समय यूं ही बीतता है। एक दिन जब रूपल हॉस्पिटल में होती है तो रूपल की बेटी तन्वी का फ़ोन आता है। माँ, यहाँ घर पर कोई नहीं है और आप जानती हैं ना, मैं प्रेग्नेंट हूँ, लास्ट मंथ चल रहा है। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। अगर आप कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाती तो मुझे हेल्प मिल जाती। बेटा, मैं सब समझ रही हूँ, मैं भी तेरे पास आना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, हॉस्पिटल में केस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मुझे खुद टाइम नहीं मिल पा रहा जो मैं तेरे पास आ जाऊँ। रूपल अपनी बेटी से बात कर रही होती है कि तभी वहाँ एक पेशेंट आ जाता है, जिस वजह से रूपल बिना पूरी बात किए ही फ़ोन रख देती है। लेकिन जब राशि को इस बारे में पता चलता है तो वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी ननद तन्वी के घर चली जाती है। तन्वी की खूब सेवा करती है। कुछ दिनों बाद तन्वी एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म देती है और अपनी माँ को फ़ोन करती है। माँ, आज आपने फिर से साबित कर दिया कि आप मुझसे कितनी ही दूर क्यों ना हो।
पर आप मेरी मदद करके ही रहती है। अगर आज भाभी नहीं होती ना तो शायद मैं और मेरा बच्चा भी जिंदा नहीं रहता। आपने भाभी को मेरे पास भेजकर बहुत अच्छा किया। क्या मतलब? इतने दिनों से राशि तुम्हारे साथ है? हाँ, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपको कुछ मालूम नहीं। अब मेरे सामने नाटक मत कीजिए। हाँ, भाभी ने मुझे सब बता दिया है कि वो मेरे पास नहीं आना चाहती थी, पर आपने ही उन्हें फोर्स किया और मेरे पास भेजा। अच्छा माँ, रखती हूँ, डॉक्टर से बात करनी है। जब रूपल को इस बात का पता चलता है कि आज राशि की वजह से उसकी बेटी और उसके बच्चे की जान बच पाई है, तब रूपल को एहसास होता है कि कभी भी स्टेटस काम नहीं आता। अगर काम आता है तो वो है इंसान, जो हर बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहता है। जिसके बाद एक बार फिर रूपल सारी पुरानी बातें भूल जाती है और अपनी बहू को पहले की तरह गले लगा लेती है।